हेलो एवरीवन। आज का प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉब्लम बेसिकली मैंने लिया हुआ है अनुराग मिश्रा सर की जेईई एडवांस की बुक से, विच इज़ वेरी वेरी गुड बुक फॉर स्पेशली फॉर जेईई एडवांस। अगर आप सिंसियरली जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिजिक्स के लिए वो एक बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप उसे देख सकते हो। बालाजी पब्लिकेशन की बुक आती है, अनुराग मिश्रा सर की बुक आती है, राइट। हम इस प्रॉब्लम पे आते हैं। इट इज़ गिवन, एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ। इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन ए कॉन्वेक्स लेंस of focal length 40 centimeter, right, is held at a distance 12 centimeter coaxially above a concave mirror of focal length 18 centimeter, right. So convex lens और concave mirror के बीच की जो distance है वो है 12 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हो एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस से डी डिस्टेंस पे, राइट। अब इस क्वेश्चन के तीन पार्ट है, राइट। एक एक करके हम हर पार्ट को समझते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, इट इज गिवन ए ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d सेंटीमीटर एबव द लेंस। लेंस से d सेंटीमीटर एबव एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ऑन इट्स एक्सिस गिव्स राइज टू एन इमेज कोइंसिडेंट विथ इटसेल्फ, राइट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ पे, राइट, वो उसकी इमेज भी बिल्कुल वही बन रही है, right. Then the value of d is equal to, so basically we have to calculate the value of d. So हमें d की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही कोइंसाइड्स कर जाए, राइट। तो अगर आपने प्लेलिस्ट में कुछ पुराने वीडियोस को देखा हुआ है तो वहां हमने डिस्कस किया है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड कर जाए, राइट। तो बेसिकली वी कैन रिमेंबर दिस। आप इसे याद रख सकते हो कि if object and image both coincides, then अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड करते हैं तो then the ray must strike the ray must strike the mirror normally, right. अगर रे किसी मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करती है तो उससे होता क्या है, रे के नॉर्मली स्ट्राइक करने से रे अपनी पाथ को रीट्रेस करती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाएगा, राइट। और ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, राइट। तो अगर आप रफली एक रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करो, सो द रे डायग्राम विल बी लाइक दिस। जैसे मान लो यहाँ से एक रे कुछ ऐसे आएगी। अब ये रे यहाँ से रे आने के बाद क्या होगी, यहाँ से रे आने के बाद इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगी और रे कुछ इस तरीके से फिर जाएगी और मिरर से जाके टकराएगी, राइट। तो अगर इस ऑब्जेक्ट और इमेज को कोइंसाइड करना है, अगर इस ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह फाइनली बनना है, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मिरर पे जब ये रे टकराएगी तो अगर टकराने के बाद रे अपनी पाथ को रीट्रेस कर लेती है, यानी कि इनटू दैट केस ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पे बन जाए। और अगर रेज को नॉर्मली इस मिरर से स्ट्राइक करना है, इसका मतलब इस मिरर पे जो रेज आती हुई दिख रही है, इस मिरर पे जो रे स्ट्राइक कर रही है, उस रे को कहां से आती हुई दिखना चाहिए, उस रे को ऐसा लगना चाहिए कि वो जो इंसिडेंट रे इस मिरर पे आ रही है वो रे आ रही है इस मिरर पे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि जो भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करती है, राइट। इसका मतलब ये हुआ, ये लेंस जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज, पहली इमेज बना रहा है, राइट, वो इमेज कहां बननी चाहिए, वो इमेज इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनना चाहिए, राइट। इसका मतलब हुआ कि जैसे ये रिफ्लेक्शन के बाद अगर आप इस रे को एक्सटेंड करोगे, राइट, ये इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे है जो मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। सो इफ यू एक्सटेंड दिस, अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे, राइट, यहां से भी इस तरीके से ये रे कुछ ऐसे जा रही है, राइट, मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। तो इफ यू एक्सटेंड दिस, इसे आप एक्सटेंड कर दो
तो ये यहाँ पे लेंस इसकी इमेज बना रहा है, इसे मैं कुछ I1 बोल रहा हूँ, यहाँ पे लेंस इसकी इमेज कुछ बना रहा है, दैट इज I1, राइट। और ये जो I1 होनी चाहिए, दैट I1 शुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कॉनकेव मिरर, राइट। तो इस मिरर को क्या लगेगा, इस मिरर को लगेगा कि जो रेज इंसिडेंट रे इस मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, दोज रेज आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज जब जाती है तो वो मिरर को नॉर्मली ही स्ट्राइक करती है। इसका मतलब फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लेंस के बाद, उसके बाद जो इमेज बन रही है, दैट इमेज शुड बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में बन रही है तो ऑफ कोर्स रेज नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, और अगर रेज नॉर्मली स्ट्राइक करती है तो रेज क्या होगी, पाथ को रिट्रेस करेगी, रेज वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी इस तरीके से, और इमेज भी ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। सो दैट इज द होल सिचुएशन हियर। सो व्हाट विल डू, फर्स्ट विल डू कैलकुलेशन फॉर लेंस, राइट। तो लेंस के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। सो फॉर लेंस, we do the calculation, so we can use the here lens formula, that will be 1 by f. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, right। so 1 by f focal length की अगर आप देख लो, that is 40 सेंटीमीटर, so 1 by 40, so 1 by 40 this is equal to 1 by v को मैं कुछ v1 बोलता हूँ, 1 by v1 minus 1 by u कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज d, दैट विल बी माइनस d, सो ये हो गई माइनस d, सो ये हो गई आपकी 1 by 40, 1 by 40 is equal to 1 by v1 plus 1 by d, 1 by d, right। so this is equal to, so 1 by v1, 1 by v1 you can write as 1 by 40 minus 1 by d, right। so this is equal to, LCM is 40d, so it is d minus 40, right। so from here we can say v1, जो v1 की वैल्यू आई, v1 is equal to, right, v1 is equal to 40d divided by d minus 40, right। ये v1 की वैल्यू आई, और इस v1 की वैल्यू एक्चुअली होनी कितनी चाहिए, ये v1, ये जो इमेज बन रही है, पहली इमेज मान लो यहाँ पे जो इमेज बन रही है, ये इमेज तो इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होनी चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रे जो इस मिरर पे आ रही है ऐसा लगना चाहिए कि वो इंसिडेंट रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है। यानी कि जो ये I1 है, ये पॉइंट है जहां पे ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज बना रहा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए इस मिरर के लिए। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब वो उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये 18 है ना फोकल लेंथ, सो 36, यानी कि यहां से ये वाली जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस शुड बी 36 सेंटीमीटर। तो यहां से तो ये कितनी है, 12 है ना, यहां से ये वाली डिस्टेंस तो 12 दी हुई है, 12, और ये वाली जो डिस्टेंस है v1, यही तो है हमारा v1, ये v1 है हमारा, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 24। तो हम यहां पे लिखेंगे v1 की जो वैल्यू आनी चाहिए, ये v1 जो है इसे हम लिखेंगे -24, राइट, विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन -24। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो दिस विल बी -24, तो ये आपका हो गया -6 और ये 4, 10। सो दिस इज v1 इज इक्वल टू 10d डिवाइडेड बाई d minus 40 इज इक्वल टू -6, राइट। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर लो। सो दैट विल बी 10d, ये जो वैल्यू होगी 10d इज इक्वल टू -6d plus 6 into 40, 240, right। so this is 10d plus 6d, 10d plus 6d is equal to 240, ये आपका हो गया 16d is equal to 240। so यहां से d की वैल्यू हमें मिल गई 240 डिवाइडेड बाई 16, so 240 बाई 16 कितना हुआ, ये हो गया आपका 460, 60 बाई 4, यानी कि 15, यानी कि जो d की वैल्यू आ गई वो 15 आ गई, यानी कि 15 सेंटीमीटर होगी वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख लो, सो 15, 30, 24 एंड 18, सो ऑफ कोर्स ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में दिया हुआ है कि इन द एवर प्रॉब्लम
इफ द कॉन्वेक्स लेंस, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को रिप्लेस कर दो, इफ द कॉन्वेक्स लेंस इज रिप्लेस बाय कॉन्केव लेंस, अगर इस कॉन्वेक्स लेंस को हम रिप्लेस कर देते हैं कॉन्केव लेंस से जिसकी फोकल लेंथ होगी 60 सेंटीमीटर, इट गिव्स राइज टू एन इमेज कोइंसिडेंट विथ इटसेल्फ, यानी कि उस केस में भी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड कर जा रहे हैं। सो देन द वैल्यू ऑफ डी, तो डी की वो वैल्यू क्या होगी, राइट, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो किस तरह, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? कॉन्केव लेंस से अगर आप रिप्लेस कर दो तो उसका जो बेसिक फंडा है उस फंडे में तो कोई चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉन्केव लेंस होगा, यानी कि जो हमारा अप्रोच इस प्रॉब्लम को डील करने का वो अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा। यानी कि अब क्या होगा, अब होगा ये कॉन्केव लेंस जो इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज बनाएगी, राइट, दैट इमेज शुड बी फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉन्केव मिरर। और मिरर को ये लगना चाहिए जब लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद रेज जाके मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो मिरर को लगना चाहिए कि वो जो इंसिडेंट रे है, दोज इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो पहली में जो ये कॉन्केव लेंस बनाएगा वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, मिरर, कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेंगे। सो फॉर द सेकेंड पार्ट, ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है, राइट, इसका जो सेकेंड पार्ट है, when convex lens, when convex lens, when convex lens is replaced with concave lens, जब आप कॉन्वेक्स लेंस को एक कॉन्केव लेंस से रिप्लेस कर दोगे, राइट, तो उस केस में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो फॉर लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो दैट विल बी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। और फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ दी हुई है, इट इज 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई -60, and this is equal to 1/v1 minus 1/u, u की जगह लिखेंगे हम -d, राइट। सो u की जगह आप लिखोगे -d, सो ये आपका हो गया -1/60, राइट, इज इक्वल टू 1/v1 plus 1/d, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से 1/v1 is equal to -1/60 minus 1/d, right. So this is coming out to be -d minus 60 divided by 60d. So v1 is coming out to be 60d divided by -d minus 60, right. और इस v1 की वैल्यू होनी कितनी चाहिए, इस v1 की वैल्यू होनी चाहिए, अब लेंस तो यहाँ पे है ना, अब कॉन्वेक्स लेंस की जगह आपने कॉन्केव लेंस लगा हुआ है, यहां से इतने डिस्टेंस और कॉन्केव मिरर से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 36, यानी कि 12 तो है, 12 24, राइट, 24 होनी चाहिए, राइट। सो v1 इज 16d डिवाइडेड बाई -d minus 16। सो ये जो v1 की वैल्यू होनी चाहिए, ये v1 की वैल्यू होनी चाहिए कितनी, -24, तभी तो होगा इस कॉन्केव मिरर से 36 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस विल राइट एज 16d डिवाइडेड बाई -d minus 60 डिवाइडेड बाई -24। तो यहां से माइनस साइन को आप कंज्यूम कर लो, दिस, राइट, तो हो गया ये 6 4 जा 6 10, राइट। सो दिस बिकम्स 10d इज इक्वल टू 4d प्लस 240, कितना हुआ, 10d minus 4d, सो दिस इज इक्वल टू 240। सो ये आपकी हो गई 6d इज इक्वल टू 240, राइट। सो d की जो वैल्यू आ गई 240 डिवाइडेड बाई 6, 240/6, यानी कि ये होगी 40 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि इस केस में जो डिस्टेंस होनी चाहिए इस कॉन्केव लेंस से इस ऑब्जेक्ट की, वो होनी चाहिए 40 सेंटीमीटर। तो आप ऑप्शंस को एक बार चेक करो। सो ऑप्शंस पे दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, राइट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसके तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें दिया हुआ है कि इन द एवर प्रॉब्लम इफ द कॉन्वेक्स लेंस, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को रिप्लेस कर दो विथ ए ग्लास स्लैब
अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को एक ग्लास स्लैब से रिप्लेस कर सकते हो, कर दो, जिसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 3/2, राइट। सो इनटू दैट केस gives rise to an image coincident with itself, then the value of d, यानी कि इस केस में क्या किया गया है, जो लेंस है, लेंस की जगह एक स्लैब को स्लैब से रिप्लेस किया गया और उस स्लैब की जो थिकनेस है 6 सेंटीमीटर और उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 3/2। सो इनटू दैट केस ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर कोइंसिडेंट, राइट। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो डी की वैल्यूज है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम एक फ्रेश डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। सो इनटू दिस केस इट इज गिवन, हमारे पास एक मिरर है इस तरीके से और यहाँ पे एक स्लैब को रखा गया, राइट। और ये 6 सेंटीमीटर है इसकी, ठीक है। और ये हमारा मिरर है, मिरर की जो फोकल लेंथ है वो दी हुई है 18 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस दी हुई है 12 सेंटीमीटर, राइट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे यहाँ पे है और ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज डी, राइट। तो बेसिक, अब बेसिक और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, दिस इज आल्सो गिवन 3/2। बेसिक अप्रोच तो बिल्कुल सेम ही है, राइट। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड करनी है, यानी कि जो इस स्लैब से रिफ्लेक्शन होगा, इस स्लैब से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बननी चाहिए, इस स्लैब से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बननी चाहिए वो इमेज इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बननी चाहिए। उससे होगा क्या, इस स्लैब से रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज निकलेंगी वो इस मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करेगी और जब रेज मिरर को नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो ये रेज अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, राइट। तो ये तो बेसिक फंडा है, राइट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें स्लैब की एक प्रॉपर्टी यूज होती है, राइट। जब भी कोई रे, whenever incident ray falls on the slab, जब भी कोई रे स्लैब से पास होकर गुजरती है तो उस रेज में, इंसिडेंट रेज में थोड़ा शिफ्ट आता है, राइट। ये उस फैक्ट्स को मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक, एक स्लैब को आप इस तरीके से अगर लेते हो, if you take this slab like this, करेक्ट नो, और एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे लो, राइट। इधर मान लो कुछ एयर है, इधर भी एयर है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू मान लो, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ से एक रे निकल रही है, राइट। ये आप नॉर्मल एक ड्रॉ कर लो। सो यहाँ से रे कैसे जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो यहाँ से कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे अगेन आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। अब उसके बाद क्या हो रही है, रे नॉर्मल, रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि रे कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगी। अब इस स्लैब से जो रे निकल रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस रेज को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ऐसा लग रहा है ये रे कुछ यहां से आ रही है, राइट। ये रे यहां से आ रही है, यानी कि रे तो यहां से निकली थी ना, और जब निकल रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये रे यहां से कुछ निकल के जा रही है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट, इसको कुछ मैं ओ डैश बोलता हूं। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये इसे बोलते हैं शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि जब भी कोई इंसिडेंट रे स्लैब से होकर गुजरती है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है वो थोड़ी बहुत शिफ्ट हो जाती है, राइट। और ये जो शिफ्ट होता है ना, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इस जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान में रखो, ये जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये फॉर्मूला होता है शिफ्ट का, वेयर t इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, राइट, कि whenever रे passes through slab, जब भी कोई
passes through slab, whenever ray passes through slab, shift always happens in the direction of इंसिडेंट रे, राइट। जब भी ये शिफ्ट होता है, राइट, व्हेनेवर एनी इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द स्लैब, तो जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही एक रे मान लो यहाँ से आप निकाल दो, यहाँ से आपने एक रे निकाला, राइट। अब यहाँ से क्या होगा, रेयर से डेंसर जा रही है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसे बेंड कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी एक नॉर्मल डाल दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से रे जा रही है डेंसर से रेयर यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये रे यहाँ से फिर ऐसे जाएगी और इस मिरर से टकराएगी, राइट। अब देखो, अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये रे जब इससे निकल के मिरर से टकरा रही है, तो रेस को तो टकराना है नॉर्मली ही, रेस तो नॉर्मली ही टकराएगी, राइट। रेस इस तरीके से नॉर्मल टकराएगी, और अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, राइट, तो इस मिरर को लग रहा है कि जो रे आ रही है, रे ओ से नहीं आके ओ डैश से आ रही है, ओ डैश से आ रही है। सो बेसिकली ये वाली जो डिस्टेंस हो गई आपकी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये इतनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की शिफ्ट हो गई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इतनी शिफ्ट हो चुकी है बिकॉज ऑफ स्लैब के कारण ये शिफ्ट हो चुकी है। और ये जो ओ डैश है, ये ओ डैश जो है, ये ओ डैश इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होना चाहिए, तभी तो रेज नॉर्मली स्ट्राइक करेगी और अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी, राइट। यानी कि शिफ्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन है, इस स्लैब से जो शिफ्ट के बाद ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन है, वो नई पोजीशन बेसिकली दैट शुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस मिरर। इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, तभी तो इस मिरर को लगेगा कि नहीं, रेज जो आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रेज नॉर्मली टकराएगी, और जब रेज नॉर्मली टकराएगी तो आप देख लो ये रे कुछ इस तरीके से अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, ये ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाके, और इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, राइट। सो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है यहां से ये वाली यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये वाली, राइट, ये जो डिस्टेंस है दैट शुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 36 सेंटीमीटर। तो यहां से ये तो डिस्टेंस 12 दिया हुआ है, यहां से ये डिस्टेंस हमें पता है, और ये डिस्टेंस बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक बार शिफ्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं कि शिफ्ट कितनी हुई है इस स्लैब से, जब ये रे पास हो रही है तो शिफ्ट कितना हुआ, तो शिफ्ट हम कैलकुलेट करेंगे। सो शिफ्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, सो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन में शिफ्ट हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, राइट। तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू दिया हुआ है 3/2, सो 3/2, सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 2 1/3, सो 1/3 दैट इज 2 सेंटीमीटर। सो 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ बिकॉज ऑफ दिस स्लैब। तो ये वाली जो डिस्टेंस आपकी है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 2 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई d माइनस 2 सेंटीमीटर। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से मिरर के पोल से ओ डैश की डिस्टेंस कितनी है, 36 है ना, यानी कि 12 प्लस 6 प्लस d माइनस 2, यानी कि 12, ये आपकी हो गई 12 प्लस 6 प्लस d माइनस 2, और ये होनी चाहिए कितनी, 36। आप यहां से देख लो, यहां से यहां तक 12, ये 12 प्लस 6 प्लस यहां से ये डिस्टेंस जो कि है d माइनस 2। सो 12 प्लस 6 प्लस d माइनस 2 दैट शुड बी 36। सो 18 माइनस 2 16 प्लस d दिस इज इक्वल टू 36। सो जो d की वैल्यू होनी चाहिए 36 माइनस 16, सो इट इज 20 सेंटीमीटर। सो द वैल्यू ऑफ d, जो d की वैल्यू आ गई इस केस में, दैट इज 20 सेंटीमीटर, एंड दिस 20 सेंटीमीटर इज द आंसर फॉर
दिस पार्ट. सो अगर आप ऑप्शंस को चेक करो तो ऑप्शंस में हमारे हैं 20, 30, 40, 60. So this first option is correct, right? Correct option. So basically this was a good problem, right, for basic understanding of such kind of problem. Thank you.